हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 10th मई एंड 10th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करें आज के द हिंदू एनालिसिस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। यहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आपके कुछ भी डाउट्स हों रिगार्डिंग यूपीएससी, कुछ भी फीडबैक देना हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप मुझसे यहाँ मेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हो। ट्विटर आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। देखो, अभी सिर्फ 26 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में एंड आज ही एडमिट कार्ड भी आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का। तो जो लोग भी 22 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। जिस दिन एडमिट कार्ड आता है उस दिन अलग ही तरह की, अलग ही लेवल की एंग्जाइटी होती है। तो मैं आपका सब कुछ समझ पा रही हूँ, आपका जो भी अंदर आपके चल रहा है वो मैं समझ पा रही हूँ। सो माई पॉइंट ऑफ एडवाइस हियर वुड बी कि आप लोग इतना टेंशन मत लो। हालांकि ये कहना बहुत ईजी है, लेकिन स्टिल आई से कि आप लोग इतना टेंशन मत लो। आप लोग जो भी कंसोलिडेट कर सकते हो वो करो। अच्छा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं पीडीएफ वगैरह भी पोस्ट कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि एक लिस्ट बना लेना एंड टाइम के लिए, रिवर्स की, नेशनल पार्क्स की, डिसीजेस की। तो शुरुआत के तौर पे मैंने आज रिवर्स की एक पीडीएफ पोस्ट भी करी है टेलीग्राम चैनल पे। तो कोशिश करो आज और कल में ये रिवर्स वाली चीज़ जो है ना वो निपटा लो, क्योंकि रिवर्स से क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक पीडीएफ उस पर पोस्ट करी है, तो रिवर्स उसमें से आज और कल में निपटा लेना। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी थोड़ा बोर हो जाओ पढ़ाई से या थोड़ा सा ब्रेक लेना जैसा लगे, तो आप आधा आधा घंटा करके इसको कवर कर सकते हो। 20 पेज की कुछ पीडीएफ है और छोटे छोटा है, कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा है नहीं उसमें। जल्दी जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब कल मैं और भी जो जो चीज़ें आती जाएंगी उन सबकी पोस्ट करती रहूंगी थोड़े थोड़े दिन में, मतलब एक दो दिन छोड़कर। तो आपको उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं, लेकिन पिंच ऑफ पॉजिटिविटी अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो, आप अपने गोल को याद रखो। ठीक है, आपने इतना जो यूपीएससी के लिए इतनी पढ़ाई करी है, इतने सेक्रीफाइसेस करे हैं, एंड मोमेंट पे जब आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा एंड नथिंग इज इन कंट्रोल, तो याद रखना कि आपने शुरुआत क्यों की थी, आपका गोल क्या था। तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग अ गोल कि आप लोग सर्व कर सको। ठीक है, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सको, कंट्री को सर्व कर सको। तो यहाँ पे देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कोट भी है। I slept and dreamt that life was a joy. I awoke and saw that life was a service. I acted and behold that service was joy. ठीक है, तो आप इस तरह के कोट्स को अपने मेंस के एसेज में, आंसर्स में, जीएस में, एथिक्स में, सब जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल इन सब में से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है आज के टाइम पे कि आपका गोल क्या था। ठीक है, आप अपने गोल से स्टिक करके रहिए और इस गोल के लिए ही आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो जो किया है उसको आपको कंटिन्यू रखना है, सिर्फ अपने गोल के लिए। ओके, तो याद रखना कि शुरुआत क्यों की थी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स क्या हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनके बारे में देखेंगे। इनकी 161, ठीक है, 161st बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो इसलिए इनके बारे में भी न्यूज़ थी, तो इसको देखेंगे। ज्योग्राफी में डल लेक के बारे में देखेंगे। लूनर एक्लिप्स के बारे में देखेंगे। जीएस 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में। जीएस 3 में हम डिजास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। तो हम साइक्लोन्स के बारे में हमने कल परसों भी पढ़ा था, लेकिन साइक्लोन का नाम असानी साइक्लोन है ये। ठीक है, असानी साइक्लोन इसको कहा जा रहा है, तो ये असानी साइक्लोन नाम कहाँ से आया इसको समझेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे रुपी डेप्रिसिएशन, इसके बारे में, और अंडमान गैस बेस्ड प्लांट के बारे में। ऑल राइट, और जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने आप लोगों से कल पोल में भी पूछा था कि आप क्या चाहते हो मैं किस तरह के वीडियोस लेकर आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी थोड़े बहुत सोशोलॉजी के वीडियोस हम डालें। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एमपी, जो भी एमपी स्पेसिफिक एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उसके एक दो वीडियोस में डालने की कोशिश करूँगी। और साथ में जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग, आई विल नॉट ट्राई, आई विल ब्रिंग अ पेड कोर्स फॉर एथिक्स। ठीक है, तो जीएस 4 आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो मेरे ऊपर जीएस 4 के लिए। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है हम ये जीएस 4 के लिए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ओके, बाकी आप लोगों के अगर कुछ और भी सजेशन हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी थ्रू आप यहाँ पे मुझे अपने सजेशंस पहुंचा सकते हो। ओके, तो शुरुआत करें। देखो, दो क्वेश्चन आपके लिए
आज पहला क्वेश्चन है खराई केमल के बारे में, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा क्वेश्चन है एजेंडा 21 के बारे में। इन दोनों के करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। पॉज करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर कमेंट करना। आगे बात करते हैं। देखो पहला आर्टिकल है हमारा, सैड ओवर टैगोर्स लॉस्ट नोबेल प्राइज मेडेलियन। तो देखो ये एक वैसे पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इसमें से हमारे काम की न्यूज क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सीबीआई जो है, ये देखा जाता है कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा छानबीन वगैरह इन्वेस्टिगेशन करती है, और वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो है ममता बनर्जी जी की, उनको सीबीआई ज़्यादा पसंद है नहीं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि वेस्ट बंगाल में सीबीआई का इंटरफेरेंस हो। तो ऐसे में ही अभी क्या हुआ है कि ममता बनर्जी जी जो यहाँ की सीएम भी हैं वेस्ट बंगाल की, उन्होंने कहा है कि सीबीआई इधर उधर की बातें बहुत करता है, फालतू बातें बहुत करता है, लेकिन एक जो मेजर बात करनी चाहिए वो बात नहीं करता। अब मेजर बात कौन सी है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, वो भी कहाँ से थे, बंगाल से ही थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, और इनका नोबेल प्राइज जो था, जो मेडल था, उसको यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया था। 2004 में ये मेडल जो था वो चोरी हो गया, ओके, और 2004 में मेडल चोरी हो गया, उसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली। कुल मिलाकर ये मेडल अभी तक नहीं मिल पाया। 2007 में ये केस क्लोज कर दिया गया, फिर वापस रीओपन किया गया, फिर वापस क्लोज हो गया, लेकिन अल्टीमेटली हमको ये मेडल वापस नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोबेल प्राइज था, नोबेल मेडल था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ये यहाँ से चोरी होगा था, कहाँ से, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये चोरी हो गया था। इसको यहाँ पे देख रेख में रखा गया था गवर्नमेंट के, लेकिन ये यहाँ से चोरी हो गया था। सीबीआई इसको ढूंढ नहीं पाई, तो ममता बनर्जी जी ने बेसिकली अटैक करते हुए सीबीआई पे कहा है कि आपने ये तो ढूंढा नहीं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो आप लोग, ठीक है। अब हमारे लिए पॉलिटिकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमको ओवरऑल भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी 161 बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, इसीलिए भी। तो देखो इनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी भी इन्हीं का था, ठीक है, तो आप वो वाला कोड तो यूज कर ही सकते हो। बाकी इनके बारे में और देखते हैं। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव भी कहा जाता है, ठीक है, गुरुदेव इनको कहा जाता है। और देखो ये जो है, ये एक राइटर थे, पोएट थे, प्ले राइटर, फिलोसोफर, एस्थेटिशियन, ठीक है, म्यूजिक कंपोजर, कोरियोग्राफर, और साथ साथ में इन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोला था जिसका नाम था विश्व भारती, ठीक है। साथ में ये एक पेंटर भी थे। तो आपको याद रखना है कि जितनी भी मेजर मेजर क्वालिटीज होती हैं, एक तरह का ऑलराउंडर पर्सन जो होता है, वो थे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी। और यहाँ पे इन्होंने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला था जिसका नाम था विश्व भारती। अभी हमने देखा ना, विश्व भारती जो कि शांति निकेतन में है, वहीं से इनका मेडल जो है, नोबेल मेडल, वो चोरी हुआ है। तो ये विश्व भारती इन्हीं का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने पोएट्री लिखना 16 ईयर्स की एज में ही शुरू कर दिया था, और ये किस नाम से लिखते थे, भानु सिम्हा, ठीक है, इस नाम से, इस पेन नेम से ये यहाँ पे पोएट्रीज लिखते थे। जैसे कि ये मतलब, इसका मतलब ये है कि ये अपना एक्चुअल नेम नहीं लिखते थे, जो भी पोएम्स लिखते थे उसके नीचे अपना एक्चुअल नेम रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखते थे, ये उसके नीचे लिखते थे भानु सिम्हा, ओके। इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन में भी पार्टिसिपेट किया था। अब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वही है जिसमें हमारे विवेकानंद जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था शिकागो में, और उन्होंने एकदम बहुत ही बढ़िया स्पीच दी थी इंडिया के ऊपर। तो जो जिसमें विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसी में यहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स में ही यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी 2 बार पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए कि 2 बार पार्टिसिपेट किया है क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन में, तो आपको याद रखना है कि किया है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, विवेकानंद जी ने कब किया था, 1863 में किया था, ओके, तो ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इंडिया और बांग्लादेश दोनों का ही नेशनल एंथम लिखा है, ठीक है। हमारा जनगण मन है और इनका है अमार अमार शनार बांग्ला, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो नेशनल एंथम है, ये इन्होंने ही लिखे हैं, ऑलराइट। आगे बात करते हैं। इनकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, आर्ट एंड जो भी इनका आर्ट था, ठीक है, जो पेंटिंग वगैरह करते थे, उसमें आपको मॉडर्निज्म देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, एंशियंट कल्चर से भी इंस्पायर्ड थे, ठीक है। इसके अलावा 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके नॉवल गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि इनकी नॉवल थी जिसमें इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और पहले इंडियन बने थे रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इन्होंने एक राखी उत्सव भी शुरू करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो राखी उत्सव था, ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश करने के लिए था। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया था,
उस समय पर हिंदूज एंड मुस्लिम्स में बांटने की कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। ऐसे टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको वापस से जोड़ने की, मिलाने की कोशिश करी वाया दिस राखी उत्सव। ओके, तो ये याद रखना। इसके अलावा देखो, इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को डिनाउंस किया। हालांकि ये ब्रिटिशर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे, लेकिन इन्होंने गांधी को फुल ऑन सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, फुल्ली सपोर्ट या फुल्ली अग्री नहीं करते थे गांधी जी के साथ। ये इनका फ्रीडम का आइडिया थोड़ा सा अलग था। ये मानते थे कि फ्रीडम हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम ब्रिटिशर्स से पॉलिटिकली फ्री जरूर हों, लेकिन साथ साथ में हम खुद के भी जो सुपरस्टिशन है, खुद के भी जो बंधन है, उन सब से भी फ्री हों। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिटी को प्रमोट करें, हार्मनी को प्रमोट करें और अपने सेल्फ बॉन्डेज से हम फ्री हों। एक और इन्होंने ये चीज़ भी कही कि हमारे लिए फ्रीडम का मतलब होना चाहिए डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा खुद का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम पॉलिटिकली फ्री जरूर हो जाएं, ठीक है, ब्रिटिशर्स से, लेकिन हम जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी, जो जैसे वेस्टर्न कल्चर की जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे उनका लिटरेचर हो गया, ठीक है, उनका साइंस हो गया, इसको अपनाने से हम हिचकिचाएं ना, हेजिटेट ना करें। ये है इनके लिए एक्चुअल फ्रीडम। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे बंगलार माटी बंगलार जल, ये जो था, ये पोयम, एक सॉन्ग लिखा। ठीक है, यहाँ पे ये कब लिखा था? जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस हुआ था, तो यहाँ पे लोगों को यूनाइट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जौल जो है, ये इस नाम का सॉन्ग लिखा है इन्होंने। ओके, इसके अलावा अमार सुनार बांग्ला, ये मैंने आपको बताया बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ये भी इन्होंने ही लिखा है। साथ में इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने, आपको पता होगा, आपको याद होगा, 1919 में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अमृतसर में जो मैसेकर हुआ था, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा अनआर्म्ड इंडियन सिविलियंस की जान गई थी, उसके बाद यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको इसको प्रोटेस्ट दिखाते हुए, अपना यहाँ पे डिसएग्रीमेंट दिखाते हुए, ये वायलेंस को रिजेक्ट करते हुए, यहाँ पे एक क्या किया इन्होंने, इनको नाइटहुड प्रोवाइड की गई थी। नाइटहुड क्या था? एक तरह का सम्मान, एक तरह का ऑनर हुआ करता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इनको नाइटहुड प्रोवाइड करी थी, ऑनर किया था नाइटहुड से। इन्होंने ये नाइटहुड लौटा दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स को लौटा दी, रिनाउंस कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने वायलेंस को रिजेक्ट किया और नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि नाइटहुड इनको किसने प्रोवाइड करवाई थी, किसने दिलवाई थी? तो लॉर्ड हर्डिंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 1915 में इनको नाइटहुड से ऑनर किया था। ठीक है, जिसको इन्होंने बाद में जाके जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इनको रिनाउंस कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है। तो मेजर मेजर चीजें जो भी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, हमने ये सारी चीजें देख ली है। आगे बात करते हैं डल लेक के बारे में। तो देखो डल लेक, ये देखो इतना सुंदर सा जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये डल लेक का ही है। कहाँ पे आता है? ये कश्मीर में आता है। ओके, किस रिवर के बैंक पे है, ये आप मुझे बताना। ठीक है, किस रिवर के बैंक पे पड़ता है ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, वो दो जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरुआत में पूछे ना, उसके अलावा ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अब यार डल लेक न्यूज में क्यों है? यहाँ पे क्या हो रहा है, डल लेक में काफी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है, इतना फेमस है, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत होती हैं, फिशिंग वगैरह यहाँ पे बहुत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है। अब इसका पॉल्यूशन कम करने के लिए और यहाँ पे रिजुवनेट करने के लिए इस लेक को, यहाँ पे एक इनिशिएटिव शुरुआत हुई है, इनिशिएटिव की, जिसका नाम है अथवास। ठीक है, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इस अथवास इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस अथवास में क्या होगा बेसिकली, इस अथवास में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू यहाँ पे डल लेक को वापस से रिजुवनेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने यहाँ के। तो यहाँ पे एक यूनिक पार्टनरशिप होगी सिटीजन्स और अथॉरिटीज के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, सिटीजन्स और अथॉरिटीज मिलके कोऑपरेट करके यहाँ का पॉल्यूशन कम करेंगे। यहाँ पे जो डी वीडिंग करेंगे, जो यहाँ पे वीड्स वगैरह उग गए हैं उसको डी वीडिंग करेंगे, जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन है उसको साफ करेंगे। ये सारे काम होंगे अथवास के अंतर्गत। ठीक है, तो अथवास अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है कि क्या है। आगे बात करते हैं तो डल लेक के बारे में कुछ चीजें। देखो, ये तो है कहाँ पे, इसको समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल, ये सब भी कहा जाता है। इसमें आपने सुना होगा कि ये एक बहुत फेमस कोट है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे, और कश्मीर में भी टू बी स्पेसिफिक डल लेक के बारे में ये चीज़ कही गई है। तो यहाँ पे कश्मीर को एक क्राउन कहा गया, और क्राउन पे जो सबसे बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा ज्वेल है, वो यहाँ पे डल लेक को कहा गया है। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? जबरवान माउंटेन वैली में लोकेटेड है, शंकराचार्य हिल्स के फुट हिल्स पे लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिन है इसके साथ जुड़े हुए। ठीक है, इसमें पहला है हजरत बल, दूसरा है बोरदल, फिर है गंगरी बल, उसके बाद है नागिन। ये चार बेसिन हैं जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। कौन कौन से? हजरत बल, बोरदल, गगरी बल और नागिन।
ओके। यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं, इन फ्लोटिंग गार्डन्स को राड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, लोटस वगैरह भी आपको स्पेशली देखने को मिलते हैं। तो ये फ्लोटिंग गार्डन जो है इनको यहाँ पे राड कहा जाता है। ऐसे ही एक फ्लोटिंग गार्डन है मणिपुर में, ठीक है। ऐसे ही फ्लोटिंग गार्डन मणिपुर में है जिनको वहाँ पे क्या कहा जाता है, फुमडीज कहा जाता है, ठीक है, फुमडीज। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पीसी मिलती है आपको, क्या नाम है उसका, संगाई डियर, ठीक है, संगाई डियर। इनको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। तो याद रखना फ्लोटिंग गार्डन्स के बारे में, यहाँ पे कश्मीर में इनको राट कहा जाता है, डल लेक पे लोकेटेड है। वैसे ही मणिपुर में यहाँ पे फुमडीज कहा जाता है, यहाँ पे संगाई डियर आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक इंपॉर्टेंट लेक है जहाँ पे स्पेसिफिकली ये मिलता है, जिसका नाम है लोकटक लेक। तो लोकटक लेक आए, मणिपुर आए, फुमडीज आए, संगाई डियर आए, राड आए, आपको पता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं। रुपी हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर आउटफ्लो। तो देखो क्या हुआ है, बेसिकली रुपी जो है वो डिप्रिशिएट किया है, ठीक है। अब डिप्रिशिएट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ, फिर आपको ये न्यूज समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे पहले $1 जो होता था, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज का आता था, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अभी जब हम बोलते हैं रुपी डिप्रिशिएट किया है, ठीक है, जब बोलते हैं हम रुपी डिप्रिशिएट किया है, तब हम बोलते हैं कि $1 जो है ये अब मान लो 75 रुपीज का हो गया। मतलब डॉलर की कीमत यहाँ पे बढ़ गई और रुपी की कीमत कम हो गई, ठीक है। पहले आप 70 रुपए दे रहे थे तो आपको $1 मिल रहा था, अब आपको 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं तब आपको $1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रुपी की वैल्यू क्या हो गई, रुपी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई। इसी को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में भी डिफरेंस है, वो मैं समझाऊंगी, लेकिन बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि रुपी की वैल्यू यहाँ पे गिर गई इन कंपैरिजन टू द डॉलर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है। वैसे ही अगर मान लो पहले $1 की कीमत 70 रुपए थी, अब यहाँ पे $1 जो है वो 60 रुपीज में मिल पा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि रुपये की कीमत यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। पहले $1 70 रुपए में आपको मिल रहा था, अब वही $1 आप 60 रुपए दे रहे हो, आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रुपये की कीमत बढ़ गई और डॉलर की कीमत कम हो गई। तो जब रुपये की कीमत बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो यहाँ पे हम कहेंगे अप्रिसिएशन हो रहा है, इसका समझ गए, अप्रिसिएशन हो रहा है। अब देखो थोड़ी सी चीजें और समझा देती हूँ कि करेंसी डिप्रिसिएशन जो होता है ये होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या मतलब है कि मार्केट के हिसाब से जो एक्सचेंज रेट बदलते रहते हैं, $1 का कभी 70 रुपया, कभी 75 रुपया, कभी 60 रुपीज, ये जो है ये फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कुछ कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पहले भी हमने ये कोशिश करी थी कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं वो इसको फिक्स्ड रख लेती है, इस एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रख लेती है, तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। अभी जो चल रहा है हमारे देश में और मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू करेंसी की गिरती है तब उसको कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रुपी है वो कम वैल्यूएबल हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर। अब ऐसा जब होता है, जब आपका रुपी कम यहाँ पे वैल्यूएबल हो गया, तब क्या होता है, इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव और एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो पहले ₹1 जो $1 था आपको 70 रुपीज में मिल रहा था। तब मान लो मैंने यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे कुछ चीजें बाहर से, कॉस्मेटिक्स हो गया या जो भी मेरे मन पसंद है, चॉकलेट हो गया, ये सब मैंने बुला लिया, ठीक है। कहाँ से बुलाया, मैंने यूएस से बुलाया, ठीक है। तो पहले मुझे इन चॉकलेट्स के लिए या इस कॉस्मेटिक सामान के लिए मुझे पहले यहाँ पे, मान लो ये जो पूरा सामान है ये $2 का है, ठीक है, मान लो $2 का ये पूरा सामान है। तो मुझे यहाँ पे $2 भरने पड़ रहे हैं। $2 जब पहली वाली सिनेरियो में हम देखें तो यहाँ पे मतलब मुझे 140 रुपीज का ये सारा सामान मिल रहा है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, तो यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या है कि $1 75 रुपीज का हो गया। अब ऐसे में मुझे यही सामान जो $2 में है उसके लिए मुझे अब कितने रुपए भरने पड़ेंगे, अब मुझे 150 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि अब $1 75 रुपीज का हो गया है। तो यहाँ पे इंडिया वाला जो भी इंसान है, जैसे कि मैं हूँ जो यहाँ पे इम्पोर्ट कर रही हूँ, उसके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्ट पहले सस्ता था अब वो महंगा हो गया। तो इम्पोर्ट्स यहाँ पे डिप्रिसिएशन जब भी होता है तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही एक्सपोर्ट्स के साथ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं कोई पर्सन हूँ, इंडिया में मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना है बाहर यूएसए में, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कितने रुपए में बेच रही थी, मान लो इसको मैं 70 रुपीज में अपना जो भी सामान है वो बेच रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो यूएस वाला जो था वो 70 रुपीज में इसको खरीद रहा था। तो पहले तो यहाँ पे $1 उसको देना पड़ रहा था, ठीक है, इस 70 रुपीज वाले सामान को खरीदने के लिए $1 देना पड़ रहा था। अब यहाँ पे जब $1 सेकंड सिचुएशन में जब $1 75 रुपीज का हो गया, लेकिन मुझे तो 70 रुपीज ही चाहिए, यानी कि अब इसको $1 से कम
यानी कि कुछ भी जितना भी कम हो सकता है उससे $1 से कम रुपए मुझे, $1 से कम अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएसए वाला तो खुश हो जाएगा कि चलो पहले $1 में खरीद रहे थे, अब $1 से कम में खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो कैसे हो गए, चीप हो गए। चीप हो गए तो क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया का सामान ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि सामान सस्ता हो गया है। ओके, तो एक्चुअल में सामान सस्ता नहीं हुआ है, एक्सचेंज रेट बदल गया है। समझ गए? तो जब भी डिप्रीसिएशन होगा, याद रखना, जब भी डिप्रीसिएशन होगा तो इंपोर्ट कैसे हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट कैसे हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वैसे ही जब अप्रिसिएशन होगा तो उल्टा होगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीप हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि हमको यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए क्या हम रुपी का डिप्रिसिएशन हमको करना चाहिए, तो हाँ वो सही है। ठीक है, अगर आपको अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने तो रुपी का डिप्रिसिएशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो रुपी का डिप्रिसिएशन का एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट आपके देश में होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। डिवैल्यूएशन कब होता है, जब आप जानबूझ के एक्सचेंज रेट कम करने की कोशिश करते हो, या बढ़ाने की कोशिश, जो भी है, एक्सचेंज रेट आप इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हो एक्सचेंज रेट पे जानबूझ के। जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, वो अगर जानबूझ के एक्सचेंज रेट को लोअर कर दे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। लेकिन जब मार्केट के हिसाब से ही यहाँ पे करेंसी ऊपर नीचे चढ़े फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो जैसे अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट के हिसाब से ये सब हुआ है। ठीक है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हुआ है, रुपए की वैल्यू गिर गई है, तो ऐसे में ये क्या हुआ, डिप्रिसिएशन, ये खुद से हुआ है। अगर आरबीआई के किसी इंटरवेंशन से होता, कोई इस तरह से आरबीआई कुछ करती जिसके कारण एक्सपोर्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव हो जाए और यहाँ पे रुपए की वैल्यू गिर जाए, तो उसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, अमिड राइजिंग वायलेंस महिंदा राजपक्सा क्विट्स एज श्रीलंकन पीएम। तो देखो इसके बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, श्रीलंका में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ये क्राइसिस आया हुआ है। तो आपको इसकी जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर वीडियो के ऊपर दिख रही होगी ये लिंक, आप क्लिक करोगे आपको श्रीलंकन क्राइसिस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा विद इन 10 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत में ही मैंने पहला आर्टिकल ही श्रीलंकन क्राइसिस लिया हुआ है इस वीडियो में, ऊपर आपको जो दिख रही है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे न्यूज़ ये है कि यहाँ पे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, इकोनॉमिकली लोगों के एकदम बैंड बजी पड़ी थी, इतना बैग भर भर के नोट ले जा रहे थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा था। फ्यूल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, दुकानें जो फ्यूल के पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं वहाँ पे लाइनें लगी हुई है। ठीक है, पानी के लिए, वाटर के लिए इतनी मारामारी हो रही है, इस चक्कर में कई लोगों की जान तक चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जो श्रीलंका के लोग हैं गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ भी थे। ओके, ये गवर्नमेंट से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि गवर्नमेंट ने बिना किसी प्लानिंग के बहुत ज़्यादा कर्जे में डुबा दिया है श्रीलंका को। ठीक है, काफ़ी तरह से डेट ट्रैप में फंस चुका है श्रीलंका, चाइना के, स्पेशली चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है, और इसीलिए श्रीलंका के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ की गवर्नमेंट से। अब ऐसे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, या जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और देखो यहाँ पे हर तरह के से यहाँ पे पीसफुल भी प्रोटेस्ट हो रहा था और यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो रहा था। अब उस चक्कर में कई सारे लोगों की जान चली गई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे दंगे फसाद पूरी तरह से घिरे हुए हैं, एक तरह से सिविल वॉर पूरी तरह से सिचुएशन आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे में बहुत कोशिश करी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कुर्सी बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए। ठीक है, अल्टीमेटली महिंदा राजपक्सा जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा, उनको क्विट करना पड़ा, और यहाँ पे अभी जो है कैबिनेट पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे इमरजेंसी भी लगाई गई थी, तो पर बहुत कुल मिला के बहुत ही खराब सिचुएशन है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि श्रीलंका में क्या हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ऊपर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, बाकी तो जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक ही है। ठीक है, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, इसको समझाने में 10-15 मिनट अलग चले जाएंगे, मैंने समझाया हुआ है इसीलिए मैं ऊपर आपको लिंक दे रही हूँ वीडियो की। ओके, आगे बात करते हैं। लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स क्या है। देखो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि 16 मई को लूनर इक्लिप्स होने वाला है, और ये कहाँ कहाँ दिखेगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे इस साल का पहला ब्लड मून होने वाला है 2022 का। ओके, तो सबसे पहले ये होता क्या है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है। तो देखो टोटल लूनर इक्लिप्स तो तब होता है जब अर्थ बीच में है और सन एक साइड पे, मून एक साइड पे, तो सन की सीधी किरणें मून तक नहीं जा पाती,
इसलिए सन की वो किरणें मून तक जाती है, वो लाइट मून तक जाती है जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो मून के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो सिर्फ उतनी लाइट पड़ती है जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, जिसमें जो मून है वो छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट प्रॉपरली नहीं पड़ पाती है, ठीक है। और जो अर्थ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है वो इस तरह की वेवलेंथ की होती है कि यहाँ पे इसकी रेड लाइट ही जाती है, इसीलिए मून जो है ये रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या होता है टोटल लूनर इक्लिप्स में मून डीप डार्क रेड कलर का हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वगैरह होने के कारण, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होने के कारण ये रेड कलर की हो जाती है। अब आई होप आप सभी को पता हो कि मून जो है हमारे यहाँ की एक सैटेलाइट है, अर्थ की एक सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज जैसे प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए, इनकी अपनी लाइट नहीं होती है, सिर्फ स्टार्स की अपनी लाइट होती है। तो यहाँ पे सन जो है, सन हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, तो सन की जो लाइट आती है उसी से सब कुछ चमकता है। तो मून भी सन की लाइट से ही चमकता है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब बीच में अर्थ आ जाए और एक साइड पे सन हो, एक साइड पे मून हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि यहाँ पे मून तक सन की सीधी लाइट नहीं आ पाएगी, वो लाइट आएगी जो अर्थ से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, और इसके कारण मून जो है अलग दिखता है, थोड़ा डीप रेड कलर का दिखता है। इसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण, ठीक है। और टोटल लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब मून एंड सन आर ऑन एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, ऑलराइट। अब देखो इस तरह का सिचुएशन होती है, ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ, ये है मून। तो मून के ऊपर जो है सन की सीधी लाइट पड़ ही नहीं पा रही, ठीक है, देख लो इस तरह से डार्क एरिया में है क्योंकि यहाँ पे बीच में अर्थ आ गया। तो जो भी अर्थ से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर लाइट पड़ रही है वो पड़ रही है थोड़ी बहुत। तो ये रेड लाइट जो है वो यहाँ पे अर्थ से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर पड़ रही है मून के ऊपर, इसीलिए यहाँ पे मून जो है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मून रेड कलर का क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर आती है उसके कारण ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे रेड कलर का ही क्यों, ब्लड मून तरह का क्यों दिखता है ये? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट जो होती है, सनलाइट जो होती है वो कैसी होती है? व्हाइट कलर की। अब व्हाइट कलर में सारे सातों रंग होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स होते हैं व्हाइट कलर में। अब इसमें सभी कलर्स के अलग अलग यहाँ पे वेवलेंथ होती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में विबग्योर, ठीक है, हम पढ़ते थे ना रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, विबग्योर होते हैं अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है, ब्लू और पर्पल जो होते हैं, जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट बेंड होकर, रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्रैक्ट होकर निकलती है, तो यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो ज्यादा ट्रांसमिट हो पाती है, इसीलिए मून तक ये रेड वेवलेंथ पहुंचती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मून का रेड कलर हमको देखने को मिलता है। ऑलराइट, ऐसे ही आपने देखा होगा जो सिग्नल बोर्ड्स लगे होते हैं रोड्स के किनारों पर कि यहाँ देख लो ब्लाइंड मोड है, या इस तरह के जो सिग्नल्स लगे होते हैं वो भी आप देखोगे रेड कलर में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर अलग ही चमक के दिखता है, वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा होती है, बहुत दूर तक क्लियरली विजिबल होता है, ओके। तो यहाँ पे यही कारण है कि यहाँ पे मून भी रेड दिखता है। अब देखो एक और फिनोमेना होता है सुपर मून। ये सुपर मून क्या होता है? सुपर मून दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो वो जब यहाँ पे जो मून है वो पेरिगी पोजीशन पे है। पेरिगी मतलब क्या होता है? ये देखो ये अर्थ है, ठीक है, और मान लो ये मून का ऑर्बिट है, ठीक है। अब मून जब अर्थ के सबसे क्लोज होता है ना उसको कहते हैं पेरिगी। तो जब मून सबसे क्लोज होगा अर्थ के तब, और साथ में फुल मून भी हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सुपर मून, ठीक है। तो मून की ऑर्बिट सबसे क्लोज हो अर्थ के और साथ में मून जो है फुल भी है, उसको बोलते हैं सुपर मून। ऐसे ही सुपर न्यू मून भी होता है और सुपर फुल मून भी होता है, समझ गए। तो साल में यूजुअली आप देखोगे कि 2 से 4 आपको सुपर फुल मून देखने को मिलेंगे और 2 से 4 आपको सुपर न्यू मून देखने को मिलेंगे, ऑलराइट। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है असानी सेट टू वीकन न्यू ओडिशा कोस्ट, नियर उड़ीसा कोस्ट, आई एम सॉरी। तो देखो यहाँ पे जो ये साइक्लोन आया है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कल परसों, ठीक है, कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन, एक लो प्रेशर का डिप्रेशन एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा था, जिसका कहा जा रहा था कि हो सकता है यहाँ पे एक सीवियर साइक्लोन डेवलप हो जाए। तो वो साइक्लोन अब डेवलप हुआ है और इसका नाम रखा गया है असानी,
ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये ईस्ट कोस्ट की तरफ मुड़ रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट को टच करके, उड़ीसा के इस वाले लोकेशन को टच करके ये रिकर्व कर जाए। ठीक है, रिकर्व मतलब यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से इस तरह से मुड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकर्व कर जाए। अब देखो ये अंदर तो घुस नहीं सकता, क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उनका फ्यूल क्या होता है? उनका फ्यूल होता है मॉइस्चर। जैसे ही मॉइस्चर से दूर जाएंगे ये जो साइक्लोन है ये डिसिपेट कर जाएंगे, इसीलिए उड़ीसा के कोस्ट से यहाँ पे रिकर्व कर रहा है ये साइक्लोन। ओके, अब देखो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि किस तरह से नेमिंग होती है, क्योंकि साइक्लोन क्या होता है ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसकी नेमिंग कैसे होती है? तो शुरुआत जब हुई थी ये हुई थी 2000 ईयर में। ठीक है, यहाँ पे WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक पैनल है, एस्केप पैनल, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर ये पैनल है। और तो ये जो पैनल है ये अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन साइक्लोन्स को नाम देते हैं सो दैट इनको आइडेंटिफाई करना इजी हो, इनको रेफर करना इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ ओमान में कि यहाँ पे हम नेम्स असाइन करेंगे साइक्लोन्स को, और ये जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आते हैं इनको नेम असाइन करेंगे। तो 2004 में ये इसकी शुरुआत हुई सिस्टम की। शुरुआत में 8 कंट्रीज थी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास। कौन कौन सी थी? बांग्लादेश था, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 8 कंट्रीज ने बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपने नाम देंगे। कुछ एट नाम इन्होंने दिए। ठीक है, 8 कंट्रीज 8 नाम इन्होंने दिए। 64 नामों की एक लिस्ट बन गई। ठीक है, और इसमें जो भी लाइन से जब भी जहाँ पे भी साइक्लोन आता था, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, इरिस्पेक्टिव कि कौन सी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, नाम उसको मिल जाता था उस 64 जो बॉक्सेस की लिस्ट थी उसमें से। अब क्या हुआ, यहाँ पे 45th सेशन हुआ 2018 में, और ये कहा गया कि 5 और कंट्रीज को इसमें शामिल करेंगे। पहले 8 कंट्रीज थी, 5 और कंट्रीज शामिल होंगी और अब 13 कंट्रीज इसमें बन गई। तो कौन कौन सी 13 कंट्रीज हैं? देखो 8 तो ये है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 8 है। इसके साथ ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन, ये 5 कंट्रीज भी जुड़ गई। और अब ये कुल मिला के कितनी कंट्रीज हो गई? 13। अभी 13 कंट्रीज 13 नाम प्रपोज करेगी, तो कुल कितने हो गए नाम? यहाँ पे 169 नेम्स प्रपोज हो गए और ये 169 नामों की एक लिस्ट बन गई है। अब यहाँ पे लाइन से जो साइक्लोन पहले आता है उसको यहाँ पे नाम मिलते जाते हैं। अब देखो कैसे होता है ये सिस्टम, कैसे चलता है। देखो यहाँ पे ये 13 कंट्रीज है। ठीक है, और 13 की 13 कंट्रीज ने कुछ कुछ यहाँ पे नाम प्रपोज किए हुए हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के 169 नाम है। ठीक है, और यहाँ पे सारे 169 तो नहीं होंगे, लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे बांग्लादेश का, इंडिया का, ये सब नाम यहाँ पे प्रपोज है। तो जो पहला साइक्लोन आया उसको नाम दिया गया निसर्ग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा निसर्ग साइक्लोन के बारे में, जो कहाँ आया था? अरेबियन सी में आया था। फिर गति, निवर, ये अलग अलग जगहों पे आए हैं। ठीक है, अभी आपको याद होगा ताउते आया था कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे। ठीक है, जिसने महाराष्ट्र कोस्ट को काफी अफेक्ट किया था। फिर यास भी आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद अब आया है असानी। तो ये असानी नाम किसका दिया हुआ है? श्रीलंका का नाम दिया हुआ है असानी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि असानी नाम किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अब जो भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा, कहीं पे भी आए, वो किसी भी कंट्री को अफेक्ट करे, उसका नाम यहाँ पे होगा सित्रंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नेमिंग होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अंडमान टू गेट गैस बेस्ड पावर प्लांट। तो अंडमान जो है, अंडमान निकोबार में यहाँ पे एक पावर प्लांट जनरेट कर, एक पावर प्लांट बनाने की यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार को भी हमको डेवलप करना है, यहाँ पे टूरिज्म वगैरह को हमको इनकरेज करना है, कमर्शलाइजेशन करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। अब हम यहाँ पे फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज करेंगे, कोल बेस्ड या थर्मल बेस्ड एनर्जी यूज करेंगे। तो ये एक इको फ्रेजाइल जोन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी एनवायरमेंट जो है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो यहाँ पे हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसको। तो इसीलिए हम ये जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल एनर्जी यूज करना चाहते हैं, फॉसिल वाली नहीं यूज करना चाहते। तो हम यहाँ पे गैस बेस्ड पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी ने यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, इसको जो है गैस बेस्ड पावर प्लांट जो यहाँ पे प्रपोज था उसको अब यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। वैसे यहाँ पे कोस्टल जोन रेगुलेशन चलते हैं। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है ये। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है? जो 500 मीटर की अंतर्गत होता है कोस्ट के आसपास, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं। यहाँ पे अलग से तरह के रेगुलेशन होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन इसको एग्जेम्प्ट करते हुए
एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इस गैस बेस्ड पावर प्लांट को हामी दे दी है, मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये जो आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन है 2019 के हैं, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या डेवलप कर सकते हो वल्नरेबल एरियाज में, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जेम्प्ट की गई है और ये कहा गया है कि यहाँ पे गैस बेस्ड पावर प्लांट हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 मेगावाट का ये पावर प्लांट बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ बनेगा, होप टाउन में बनेगा, पोर्ट ब्लेयर के पास में। ऑलराइट, इसके अलावा एनटीपीसी भी यहाँ पे कुछ कुछ काम करने वाला है। ठीक है, तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो अंडमान निकोबार की आप लोकेशन जरूर देखना आज मैप में, और दूसरा ये जो गैस प्लांट है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा ये भी देखो, याद होना चाहिए कि यहाँ पे इन आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन्होंने भी रिकमेंड किया था इस बार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि यहाँ पे हमको गैस बेस्ड प्लांट के लिए अप्रूवल दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कुल मिला के छोटा सा न्यूज था जो आपके लिए जानना जरूरी था। सो दैट वाज ऑल। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी क्यों इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ITCZ जो है वो कभी कभी अकर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ITCZ जब यहाँ पे होता है तो ITCZ के यहाँ पे सबसे ज्यादा लो प्रेशर वगैरह होता है, तो यहाँ पे कम ही आता है, सेल्डम अकर्स, इसीलिए यहाँ पे जो है जो साइक्लोन है वो कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि साइक्लोन के लिए क्या चाहिए, लो प्रेशर एरिया चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत कम होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे which one of the following pairs of states of India indicate eastern and westernmost state? तो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन कौन से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश कैसा है, ईस्टर्न मोस्ट है, और गुजरात जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, बी और डी। ओके, आगे बात करते हैं। तो हमारे इतने ही टॉपिक्स थे, दैट वाज ऑल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।